Hello students, good morning everybody. You are all welcome on online platform of the Bhavna Institute of Science. Let's know about the question of the chapter, Journey to the End of the Earth. First question, the world's geological history is trapped in Antarctica. वर्ल्ड्स यानी संसार की जियोलॉजिकल भूवैज्ञानिक इतिहास जो है वो अंटार्कटिका में ट्रैप्ड है, यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप में दबी हुई है. हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस, यानी इस क्षेत्र का अध्ययन करना हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है. तो द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका शोज दैट इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट नेम्ड गोंडवाना. यानी इन एंशिएंट टाइम there was a supercontinent name of Gondwana. At that time, India and Antarctica were the same part of the land. The climate of the Gondwana was much warmer. उस समय गोंडवाना जो सुपर कॉन्टिनेंट था, यानी विशाल महाद्वीप, उसकी जलवायु बहुत ही गर्म थी. Then about 150 million years ago, 150 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना was forced to separate into countries. उसके बाद गोंडवाना जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसके ऊपर दबाव पड़ा अलग अलग देशों में विभाजित होने के लिए. The globe was shaped much as we know it today. उसके बाद इस विश्व का निर्माण हुआ जिसको आज हम हमारे सामने देख रहे हैं, जानते हैं, यहाँ जिसमें हम रहते हैं. ए कोल्ड सर्कमपोलर करंट वाज क्रिएटेड. उसके बाद एक ठंडी ध्रुव चक्रीय धारा का निर्माण हुआ. इट मेड अंटार्कटिका फ्रिजिड. इस करंट सर्कमपोलर से क्या हुआ, अंटार्कटिका जो क्षेत्र है वो फ्रिजिड हो गया, जम गया था. It holds 500,000 year old carbon records trapped in its layers of ice. यानी अंटार्कटिका महाद्वीप की जो बर्फीली परतें हैं उनके नीचे यानी 500,000 ओल्ड पुरानी कार्बन की जो है मतलब वो संग्रहित किया गया है. इट हेल्प्स, या दबी हुई है. इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कोर्डिलियन फॉल्ट्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शीट्स. तो इस कार्बन का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें कोर्डिलियन यानी समानांतर जो पर्वत श्रेणियां या श्रृंखलाएं थी या प्राग ऐतिहासिक काल की ग्रेनाइट के जो कागज थे उसके बारे में अध्ययन करने में मदद मिलती है. ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, ओजोन और कार्बन के उद्भव और विलोपन के बारे में भी जानने के लिए मदद मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर जॉब ग्रीन्स रीजन फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपेडिशन. नेम था उस प्रोग्राम का स्टूडेंट्स ऑन आइस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जॉब ग्रीन जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को उन्होंने अपने इस मिशन के अंदर शामिल किया था, उनका मेन उद्देश्य क्या था और उस प्रोग्राम का जो उन्होंने नाम रखा था स्टूडेंट्स ऑन आइस, यह एक उनकी साहसिक यात्रा थी. तो जॉब ग्रीन स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपेडिशन एम्ड, उनका एकमात्र लक्ष्य था टू स्टडिंग अंटार्कटिका फ्रॉम जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि वो अंटार्कटिका के बारे में अध्ययन करना चाहते थे यानी भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से. इट आल्सो एम्ड एट डेवलपिंग ए न्यू अंडरस्टैंडिंग. उनका मतलब इसका ये भी एक लक्ष्य था एट डेवलपिंग ए न्यू अंडरस्टैंडिंग, एक नई समझ को विकसित करना एंड रिस्पेक्ट फॉर द अर्थ. और इससे क्या होगा, पृथ्वी के प्रति इन लोगों के मन में सम्मान की मतलब भावना बढ़ जाएगी. अचीविंग दीज एम्स, इन उद्देश्यों को अर्जित करते हुए
would be of use only if we put them to practice, और फिर हम यदि उन कार्यों को प्रैक्टिस में कर लें। So जॉब ग्रीन इंक्लूडेड हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन हिज एक्सपेडिशन, इसलिए जॉब ग्रीन ने अपने इस साहसिक यात्रा में हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को यानी कि युवाओं को शामिल किया था। ही प्रोवाइडेड देम इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, यानी वह उन्हें प्रेरणादायक शैक्षिक अवसर प्रदान करना चाहते थे, क्योंकि एट दिस स्टेज या जीवन का जो ये पड़ाव होता है या जीवन की जो ये युवा अवस्था जो होती है, इसमें क्या होता है कि हर चीज ग्रहण करने की उनमें कैपेसिटी होती है और उस कार्य को प्रोग्रेस में करना या वो एक्ट करना, ये उनके अंदर कैपेसिटी होती है युवाओं में। तो इसमें कहा गया था स्टूडेंट्स आर रेडी टू एब्सॉर्ब, क्योंकि इस उम्र में विद्यार्थी जो है वो एब्सॉर्ब करने में तैयार होते हैं। एब्सॉर्ब का मतलब होता है एसिमिलेट करना और एसिमिलेट का मतलब होता है आत्मसात करना। लर्न यानी याद करना, एंड एक्ट और कार्य करना। द नॉलेज ऑफ द जियोलॉजिकल हिस्ट्री यानी भू वैज्ञानिक इतिहास का ज्ञान ऑफ द अर्थ पृथ्वी का कैन गिव देम डीप इंसाइट, जो कि उन्हें गहरी इंसाइट दे सकता है। गहरी प्रेरणा कह दो, निष्ठा कह दो, लगन कह दो। नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, यानी टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी जो चीजें होती है या वस्तु होती है उनके प्रति सावधान रहें। कहने का मतलब है छोटी सी गलती हो जाती है, उस गलती को वहीं सुधार लें, तो बड़ी गलती स्वतः ही ठीक हो जाएगी। जैसा कि मैंने चैप्टर के दौरान आपको ये बताया था, इसमें एक इंग्लिश का जो सेइंग था या उसको प्रोवर्ब्स कह सकते हैं कि रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ अ स्क्वायर, ऑल द एंगल्स विल बी करेक्ट ऑटोमेटिकली, यानी कि जो छोटी गलती जहां हो जाती है उस गलती को वहीं मतलब सुधार दो, उसको करेक्ट कर लो, तो बड़ी गलती कभी होगी ही नहीं। और जब बड़ी गलती हो जाती है तो उसमें फिर इंप्रूवमेंट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। What is the relevance of this statement in the context of the Antarctica environment? तो अब लेखक हमें ये बता रही है कि अंटार्कटिका के मतलब पर्यावरणीय संदर्भ में या पर्यावरण के संदर्भ में यह स्टेटमेंट क्या रहस्योद्घाटन करता है। रेलिवेंस यानी रहस्योद्घाटन करना। तो आंसर में देखिए, अंटार्कटिका हैज क्वाइट ए सिंपल इकोसिस्टम, यानी अंटार्कटिका का एक साधारण पारिस्थितिकीय तंत्र है। इट लैक्स बायोडाइवर्सिटी, यहां जैव विविधता की कमी है, यानी जीव जंतु पेड़ पौधे। इट इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ स्मॉल चेंजेस इन द एनवायरमेंट कैन हैव बिग इफेक्ट्स इन द लॉन्ग रन, यानी कि ये वो जगह है कि इस यहां बैठ करके यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं इस स्थान के बारे में कि किस तरीके से यदि हमारा जो अर्थ प्लेनेट है उसके ऊपर या एनवायरनमेंट में छोटा सा परिवर्तन भी कितना बुरा और लंबे समय तक रहने वाला प्रभाव डाल सकता है। हियर वी फाइंड वेरी स्मॉल सी ग्रासेस, यहां हमें वो छोटी छोटी घास देखने को मिल जाती है। नेम्ड फाइटोप्लैंक्टन, यानी फाइटोप्लैंक्टन सी ग्रास या सी मॉश जिसको काई कहते हैं। दीज ग्रासेस सस्टेन द एंटायर साउथर्न ओशियन फूड चेन, यही घास दक्षिणी महासागर की जो जीव जंतु पाए जाते हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं, उनकी खाद्य श्रृंखला है। दीज एग्जाम्पल शोज दैट, तो ये उदाहरण हमें ये दिखाता है कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ वेरी स्मॉल थिंग, कि हमें छोटी से छोटी गलती के प्रति भी बहुत ही सावधान होना पड़ेगा, यानी कि हमें वो छोटी सी गलती भी नहीं करनी पड़ेगी। क्यों?
यदि वो छोटी सी गलती करेंगे तो हो सकता है कुछ हमारे वर्ल्ड को, एनवायरनमेंट को नुकसान हो सकता है। यदि हम हमारे संसार को बताना चाहते हैं, उसको विनाश से बचाना चाहते हैं, तो हमें छोटी से छोटी गलती के प्रति भी सतर्क रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा कि हमारे द्वारा वो छोटी सी गलती भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती से हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे संसार को कितना नुकसान होता है, इसके प्रति हमें अलर्ट होना होगा। वी मस्ट ऑल्सो प्रिवेंट द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, और हमें ओजोन की जो परत है उसके अंदर जो डिप्लीशन हो रहा है, जो ह्रास हो रहा है, उसको भी हमें रोकना होगा बाय रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब उस डिप्लीशन को हम कैसे रोक सकते हैं? रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में कमी करते हुए हम ओजोन लेयर के डिप्लीशन को जो है वो रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is Antarctica the place to go to understand the Earth's present, past and future? यानी अंटार्कटिका ही ऐसी जगह क्यों है जहां जाकर के हम पृथ्वी के वर्तमान, भूत और भविष्य का जो है अध्ययन कर सकते हैं। The world's geological history is trapped in Antarctica. ऐसा इसलिए क्योंकि अब संसार की भूवैज्ञानिक या भौगोलिक इतिहास जो है वो अंटार्कटिका की जो बर्फीली या आइस जो लेयर है उसके नीचे दबा हुआ है या दबी हुई है। Here we can study the Earth's past. हम यहाँ पृथ्वी के अतीत का अध्ययन कर सकते हैं। About 90% of the Earth's total ice, क्योंकि पृथ्वी की जितनी भी आइस है पृथ्वी पर उसका 90% हिस्सा जो है या 90% जो वॉल्यूम है वो यहाँ स्टोर्ड है। एंड देयर आर नो ट्रीज, और न यहाँ पेड़ पौधे हैं, न भवन है, और अदर ह्यूमन मार्क्स या अन्य कोई मानव द्वारा निर्मित या मनुष्यों के कोई प्रतीक यहाँ विद्यमान नहीं है। हियर, यहाँ बैठ करके वी सी ग्लेशियर्स मेल्टिंग, हम यहाँ बैठ करके जो ग्लेशियर्स है यानी कि जो हिम नदियां मतलब हिम नद है उनको पिघलते हुए देख सकते हैं। एंड आइस कैप्स फॉलिंग, और बर्फ की जो चोटियां हैं उनको ढहते हुए, या बर्फ की जो आइसबर्ग हैं, कगार हैं, उनको ढहते हुए देखते हैं। वी कैन सी देम बीइंग डैमेज्ड, हम वहां उन्हें नष्ट होते हुए देख सकते हैं एज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और ये केवल परिणाम है वैश्विक तापमान का। यानी कि वैश्विक तापमान जो है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इस वजह से ये ग्लेशियर्स जो है वो बहुत ही तीव्र गति से पिघलते जा रहे हैं। अंटार्कटिका वॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी अंटार्कटिका का अध्ययन करने पर हमें ये पता लगता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो पूरी दुनिया को ये चेतावनी देता है कि संसार का अंत हो जाएगा। इफ द वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट मेल्ट्स एंटायरली, यदि वेस्ट अंटार्कटिका की जो आइस शीट है यानी दक्षिणी अंटार्कटिका की पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फीली जो परतें हैं यदि वो पूरी तरह पिघल गई तो क्या होगा? संसार का अंत हो जाएगा। एंड द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट इज स्टॉप्ड, और गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा जो है वो रुक जाएगी। थस अंटार्कटिका इज द परफेक्ट प्लेस, इसलिए अकॉर्डिंग टू राइटर, यदि लेखिका के अनुसार अंटार्कटिका एक उचित स्थान है टू गो टू, कि वहां जाकर के अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और हमें यहाँ पृथ्वी के वर्तमान, भूत और भविष्य का पता लग सकता है, उसके बारे में हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी भूवैज्ञानिक परिदृश्य हेल्प अस, हमारी मदद करता है टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, जिससे कि हम मानवता के इतिहास के बारे में जान सके। तो यहां बताया गया है कि स्टडी ऑफ द जियोलॉजिकल फेनोमेना, यानी भूवैज्ञानिक परिदृश्य का अध्ययन करना, ब्रिंग्स टू आवर नॉलेज, जो कि हमारे दिमाग में ये या हमारे
लिए ज्ञान लेके आता है, या हमें ये ज्ञान की बातें बताता है कि या हमें ये जानकारी होती है कि हाउ द वर्ल्ड मस्ट हैव बीन मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, कि लाखों वर्ष पहले हमारा संसार कैसा था। एज इन अंटार्कटिका, जैसा कि अंटार्कटिका में कोर्डिलन फॉल्ट्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, यानी समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं और प्राग ऐतिहासिक काल की ग्रेनाइट की जो कवच हैं, मेक अस नाउ दैट, वो हमें ये मतलब जानकारी मिलती है उनके माध्यम से कि द क्लाइमेट देयर वाज मच वार्मर इन द पास्ट, कि अतीत या प्राचीन काल में वहां की जलवायु जो है वो बहुत ही गर्म थी। फॉसिल्स बरीड इन द अर्थ, और जीवाश्म जो है वो पृथ्वी के नीचे दब गया था। गिव नॉलेज ऑफ ह्यूज एनिमल्स इन एक्सिस्टेंस इन द पास्ट, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि अतीत में यानी विशाल या दैत्याकार जानवर यहाँ इस पृथ्वी पर, जैसे कि डायनासोर्स और वोली राइनोज या मैमथ जो है वो पाए जाते थे। बट स्टडिंग अंटार्कटिका, बाय स्टडिंग अंटार्कटिका के अध्ययन के द्वारा वी कैन अंडरस्टैंड दी अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, हम पृथ्वी के वर्तमान भूत और भविष्य का अध्ययन कर सकते हैं। थस प्राय या इस प्रकार द जियोलॉजिकल फिनोमेना, यानी कि भूवैज्ञानिक परिदृश्य, हेल्प अस, जो हमारी मदद करता है नाउ जानने के लिए अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी मानव के इतिहास को जानने में। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी मानवता के भविष्य के लिए क्या संकेत मिलता है हमें या अंटार्कटिका की स्टडी करने के बाद में। तो देखिए, द वर्ल्ड टुडे इज फेसिंग द डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आज पूरा संसार जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के खतरों का सामना कर रहा है, यानी कि वैश्विक तापमान का जो खतरा है उसका पूरी दुनिया सामना कर रही है। ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, यानी हिमनद पिघल रही हैं, एंड आइस कैप्स आर फॉलिंग, और बर्फ की चोटियां या परतें जो है वो ढह रही है या गिर रही है। दीज आर इंडिकेशन ऑफ ए मच वार्मर वर्ल्ड एज एग्जिस्टेड इन रिमोट पास्ट, यह संकेत ये दे रहा है कि ऐसा संसार जो कि अतीत में इसका अस्तित्व था। इफ दैट हैपन्स, यदि ऐसा वापस हो जाता है, मैनकाइंड विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द ग्लोबल सीनरी, तो वैश्विक परिदृश्य से मनुष्य जो है वाइप्ड आउट हो जाएंगे। वाइप्ड आउट का मतलब होता है डिश एपियर होना, डिश एपियर, जिस प्रकार वो वोली राइनो से, मैमथ से और डायनासोर्स जिस तरीके से इस धरती से विलुप्त हो गए थे, ठीक उसी तरह यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में मानव भी उनकी तरह यहां से वैश्विक परिदृश्य से गायब हो जाएंगे। इट सीम्स दैट क्लाइमेट चेंज विल कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये जो जलवायु परिवर्तन है वही संसार के अंत का मुख्य कारण बनेगा। थस इस प्रकार द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड आर रियली फैटल, यानी मानवता के लिए जो ये इंडिकेशन दिए जा रहे हैं यानी भविष्य के बारे में, वो मानवता के लिए बिल्कुल फैटल है, यानी कि हार्मफुल है, घातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन, ये फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? यानी वो शी ग्रास, समुद्री घास, जो कि ऑल साउथर्न ओशियन जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनका फूड चेन है। तो व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बोर्ड के अकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइटोप्लैंक्टन इज स्मॉल सी ग्रासेज, यानी फाइटोप्लैंक्टन जो है वो छोटी समुद्री घास होती है जिसे हम मॉस भी कहते हैं। दिस सिंगल सेल्ड सी ग्रासेज, ये एक कोशिकीय समुद्री घास मेक फूड फॉर देमसेल्व्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी धूप की रोशनी में ये स्वयं अपना भोजन बनाती हैं। दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वे कार्बन डाइऑक्साइड भोजन में यूज करते हैं।
एंड गिव आउट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो कि हम लोग मनुष्य श्वसन क्रिया में लेते हैं उनको ये सी ग्रास जो है वो छोड़ती है। दे आल्सो मेंटेन द फूड चेन ऑफ द एंटायर साउथर्न ओशियन, और ये पूरी दक्षिणी सागरीय जो भोजन श्रृंखला है उन जंतुओं की, उसके लिए ये भोजन श्रृंखला बनाते हैं, चेन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर कंपेयर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग ऑफ द क्रेबिटर सील्स टू? अब यहाँ जो क्रेबिटर सील्स जो है यानी सील मछलियां जो वहां अंगड़ाई लेती हुई धूप सेकती हुई, जब वो बर्फ की जो परतें होती है उनके ऊपर लेटी हुई पानी के अंदर तैर रही होती है और धूप भी सेकती है, तो उसकी तुलना लेखक किससे करती है? द ऑथर ड्यूरिंग हर जर्नी टू अंटार्कटिका, लेखिका जब उसके अंटार्कटिका की यात्रा होती है तो उस यात्रा के दौरान सीज क्रेबिटर सील्स, तो वो क्रेबिटर सील्स ये मछलियां जो होती है स्ट्रेचिंग, उन्हें अंगड़ाई लेते हुए देखती है, एंड सनिंग देमसेल्व्स इन द आइस फ्लोज, यानी बर्फ की जो परतें होती है उनके ऊपर तैरते हुए वो धूप सेक रही होती है और अंगड़ाई लेती है। सी कंपेयर्स दो सील्स, यानी लेखिका उन सील्स की तुलना करती है टू द स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्तों से, स्ट्रेचिंग देमसेल्व्स अंडर द शेड ऑफ द बैनियन ट्री इन द इंडिया, जैसा कि बैनियन ट्री मोस्टली भारत में पाए जाते हैं और बहुत ही यूज होते हैं। प्राचीन समय में तो बहुत बड़े हुआ करते थे जो कि इसकी छांव के नीचे 1000 घुड़सवार दोपहरी में सिएस्टा कर सकते थे, सुस्ता सकते थे। तो भारत में जिस प्रकार ये बैनियन ट्री पाए जाते हैं तो उनकी छाया में जिस प्रकार ये स्ट्रे डॉग्स स्ट्रेचिंग करते अंगड़ाई लेते हैं, ठीक इसी तरह यहाँ क्रेबिटर सील्स जो होती है वो आइस की परत के ऊपर अंगड़ाई लेती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is phytoplankton necessary for the survival of the biodiversity in Antarctica? यानी कि ये फाइटोप्लैंक्टन जो है वो अंटार्कटिका में बायोडाइवर्सिटी के सर्वाइवल के लिए आवश्यक क्यों है, जरूरी क्यों है? तो देखिए, फाइटोप्लैंक्टन इज स्मॉल सी ग्रासेज, दीज सिंगल सेल प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी। ये एक कोशिकीय पौधे जो है वो सूर्य की ऊर्जा को एसिमिलेट करते हैं, यानी आत्मसात करना, या इसको हम एब्सॉर्ब कह सकते हैं। एब्सॉर्ब का मतलब होता है तल्लीन करना, आत्मसात करना, ग्रहण करना। कार्बन एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये क्या करते हैं? एक कोशिकीय पौधे जो है कार्बन और प्रकाश जो होता है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में संश्लेषित करते हैं, कार्बन यौगिक जिसे कहते हैं। दे आर नेसेसरी टू नॉरिश एंड सस्टेन द लाइव्स ऑफ द मैरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन, जो कि इस क्षेत्र के अंदर जो भी मैरीन यानी जलीय जीव जंतु जो होते हैं या जो जानवर होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं उन सब के लिए उनके जीवन को कायम रखते हैं। इन्हीं घास की वजह से या फाइटोप्लैंक्टन की वजह से ही यहाँ समुद्री जीव जंतु या पक्षी जो पाए जाते हैं उनके लिए ये फूड चेन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज फाइटोप्लैंक्टन नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन अंटार्कटिका? ये क्वेश्चन फिर आ गया है रविशर। हाँ, तो इसी के साथ में अपना ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के वो समाप्त हो जाते हैं और ये चैप्टर भी यहीं एंड हो जाता है। आपसे फिर अगली क्लास के अंदर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए एवरीबॉडी थैंक्स अ लॉट।